नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित होगा कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूपीएससी पीटी के लिए विभिन्न संस्थानों के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग विजन आईएएस का 25वें नंबर का टेस्ट पेपर, जो एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर है, उसको सॉल्व करवाएंगे और इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विपणन योग्य ऋण में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सम्मिलित किए गए हैं। पहला है नीलामी के माध्यम से जारी किए गए ट्रेजरी बिल। दूसरा है राज्य सरकार को जारी किए गए मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल। तीसरा है राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई प्रतिभूतियां। तो निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो पब्लिक डेप्ट होता है, तो पब्लिक डेप्ट जो होता है वो भारत की संचित निधि के विरुद्ध अनुबंधित केंद्र सरकार की कुल देयताएं होती हैं और इन्हें पुनः आंतरिक और बाह्य ऋण में वर्गीकृत किया गया है। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो विपणन योग्य जो प्रतिभूतियाँ होती हैं, तो इनका जो द्वितीयक बाजार में स्वतंत्र रूप से कारोबार किया जा सकता है और जो विपणन योग्य सरकारी प्रतिभूतियों में नीलामी के माध्यम से जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियां और ट्रेजरी बिल को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो विपणन योग्य सरकारी प्रतिभूतियां होती है उनमें नीलामी के माध्यम से जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियां और ट्रेजरी बिल को सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, ना ही तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे सही के लिए पूछा गया था, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन यहाँ पे पहला वाला सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। डीप फेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि डीप फेक ऐसा कृत्रिम मीडिया है जिसमें डिजिटल रूप से हेरफेर किया जाता है। दूसरा कथन है कि वर्तमान में भारत में सभी प्रकार के डीप फेक अवैध तथा प्रतिबंधित हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो दूसरे में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन तो यहाँ पे सही है, जबकि यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि अभी भारत सरकार ने जो अभी सूचना प्रौद्योगिकी नियम बनाए हैं हाल ही में 2023 में, उसके तहत देखा जाए तो डीप फेक अभी अवैध घोषित नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ पे पहला ही स्टेटमेंट सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। वरीयता अनुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित पदों को वरीयता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, चौथा है प्रधानमंत्री। तो निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे तो वरीयता के क्रम में देखा जाए तो पहले राष्ट्रपति होगा, लेकिन राष्ट्रपति है नहीं, तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति होगा, फिर प्रधानमंत्री होगा, फिर लोकसभा के अध्यक्ष होंगे और फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। भारत में बाघ अभयारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बोर बाघ अभयारण्य भारत का सबसे लघु बाघ अभयारण्य है। दूसरा कथन है कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। तीसरा कथन है कि वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य उत्तराखंड में अवस्थित है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं। तो चौथे में देखा जाए तो एक तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि बोर बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र के वर्धा जिले में
जो है हिंगानी के पास स्थित है और इसका क्षेत्रफल जो है 138.12 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार का यह भारत का सबसे लघु बाघ अभयारण्य माना गया है। और जबकि दूसरा स्टेटमेंट है तो ये भी सही है, ये जो है भारत का सबसे बड़ा जो है बाघ अभयारण्य क्षेत्र है और यह आंध्र प्रदेश के नल्लामाला वन अभयारण्य में स्थित है जो 3728 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और तीसरा स्टेटमेंट है, तो तीसरा स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो ये जो है मध्य प्रदेश का जो है अभयारण्य है, ना कि उत्तराखंड का, इसलिए यहाँ पे जो है तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तो सही होगा, 2 ठो ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व नागरिक स्वतंत्रता के लिए किए गए आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के काल क्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है इल्बर्ट बिल पारित न होने के विरुद्ध आंदोलन, दूसरा है लेक्सी लोकी अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन, तीसरा है लॉर्ड लिटन के अफगान अभियान के विरुद्ध आंदोलन। तो निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो लेक्स लोकी अधिनियम 1850 में पारित किया गया और इसे धर्मांतरित लोगों के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए पारित किया गया था। जबकि जो है लॉर्ड लिटन का अफगान अभियान जो है 1877 से 80 के मध्य जो है पारित किया गया और जो है इसमें जो है कुछ जो है प्रावधान किए गए। तो यहाँ पे क्रमों के अनुसार देखा जाए तो एक और था इल्बर्ट बिल आंदोलन, यह 1883 में जो है शुरू हुआ। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो घटनाक्रम बन रहा है वो बन रहा है 231, यानी जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वां। 20वीं सदी के आदि धर्म आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह आंदोलन महाराष्ट्र के अस्पृश्यों के लिए पृथक पहचान प्राप्त करने हेतु आरंभ किया गया था। दूसरा कथन है कि जो है आदि धर्म आंदोलन को गदर पार्टी के सदस्य बाबू मंगू राम द्वारा प्रारंभ किया गया था। तीसरा कथन है कि आदि धर्म भक्ति आंदोलन के संत कवियों की शिक्षाओं पर आधारित था। चौथा कथन है वर्ष 1931 की जनगणना के बाद में आदि धर्म को पृथक धर्म का दर्जा प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे गलत है। पहला इसलिए गलत है कि आदि धर्म आंदोलन का प्रारंभ जो है 1926 में मंगू राम मुगुवालिया ने जो है इसको शुरू किया था और जो है ये भारत की सामाजिक क्रांति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण जो है अध्याय लिखने वाला आंदोलन था। और इस आंदोलन का उद्देश्य जो है विभाजन पूर्व पंजाब में प्रचलित सामाजिक उत्पीड़न और अन्याय के बंधनों से अस्पृश्यों को जो है स्वतंत्र कराना था। तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही है और तीसरा स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे सही है और चौथा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। इसलिए जो है टोटल 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि विदेशी अधिवक्ता भारत में प्रैक्टिस करने हेतु बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पंजीकरण करा सकते हैं, जबकि दूसरा कथन है विदेशी अधिवक्ता किसी भी न्यायाधिकरण या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण के समक्ष पेश नहीं हो सकते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 7वें में देखा जाए तो भारत में प्रैक्टिस करने के लिए BCI में जो है पंजीकरण करना अनिवार्य है या करवा सकते हैं, ये भी कहा गया है। विदेशी अधिवक्ताओं के संदर्भ में बात हो रही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, पहला भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। भारत में राज्य के राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा कथन है भारत में राज्यपाल की नियुक्ति अमेरिकी मॉडल पर नहीं बल्कि कनाडा के मॉडल पर आधारित है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 8वें में देखा जाए एक तो पहला स्टेटमेंट सही है और यहाँ पे देखा जाए दूसरा भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 9वां, हड़प्पा संस्कृति में प्रचलित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बनावली में टेराकोटा से निर्मित हल्का मॉडल प्राप्त हुआ है। दूसरा कथन है कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही जो है देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया है कि जो है सर्वप्रथम जो है कपास का उत्पादन भी जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ही किया गया था। इसके अलावा जो है यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है सिंचाई के भी साक्ष्य मिले हैं, साथ ही भंडारण सुविधाओं के भी साक्ष्य मिले हैं और दराती और पीसने वाले पत्थरों की खोज भी यहाँ पे प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नहीं यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था ना, दोनों ही ऑप्शन सही है ना, बी नहीं सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, ग्रीन क्लाइमेट फंड के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान की गई। दूसरा कथन है यह मुख्य रूप से विकासशील देशों में अनुकूलन परियोजनाओं के वित्त पोषण पर केंद्रित है। तीसरा कथन है इसे विकासशील देशों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है ये आपको बताना है। तो 10वें में देखा जाए तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना 2010 में जो है कानकुन समझौते के तहत की गई थी। दो ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा क्योंकि दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, सही के लिए पूछा गया था। तो 10वें में बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनकी भारत यात्रा के काल क्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है मार्को पोलो, दूसरा है डोमिंगो पायस, तीसरा है फ्रेंकोइस बर्नियर, चौथा है इब्न बतूता। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा जाए पहला है मार्को पोलो। तो मार्को पोलो जो है एक जो है इतालवी व्यापारी था। इसने जो है 1271 ईस्वी में जो है भारत की यात्रा करी और अपनी यात्रा के दौरान उसने जो है पांड्य साम्राज्य और वारंगल के कातकी साम्राज्य का भ्रमण किया और वह रानी रुद्रमा देवी के शासनकाल के दौरान जो है प्रमुख कातकी बंदरगाह जो है मोट्टुपल्ली में भी रुका था। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1271 हो जाएगा। अगला है जो है एक जो है इब्न बतूता आया, ये मोरक्को का यात्री था और जो है ये 1333 में जो है दिल्ली के शाही दरबार में आया था और इस समय दिल्ली में शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। इसके अलावा अगला है जो है डोमिंगो पायस, ये जो है एक पुर्तगाली यात्री थे और इसने जो है राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान यानी 1520 ईस्वी के आसपास जो है विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करी। अगले हैं फ्रेंकोइस बर्नियर। तो इन्होंने जो है एक फ्रांसीसी डॉक्टर और इतिहासकार थे। इन्होंने जो है 1656 में जो है भारत की यात्रा की और उसने मुग़ल जो है शहजादा जो थे दारा शिकोह उनके निजी चिकित्सक के रूप में कार्य किया इन्होंने। तो इस प्रकार से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां, पारिस्थितिक अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है एलोजेनिक अनुक्रमण एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों के माध्यम से, जबकि ऑटोजेनिक अनुक्रमण पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों के माध्यम से संचालित होता है। दूसरा कथन है प्राथमिक अनुक्रमण नष्ट हो चुके पर्यावास पर, जबकि द्वितीयक अनुक्रमण जीवन रहित क्षेत्रों में शुरू होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 12वें में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला कथन गलत है और दूसरा कथन भी यहाँ पे गलत है। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्राथमिक अनुक्रमण के बारे में नष्ट हो चुके पर्यावास पर, जबकि यह रेगिस्तान जैसे जीवन रहित क्षेत्रों में शुरू होता है। और जबकि द्वितीयक अनुक्रमण जो है जीवन रहित क्षेत्रों में लिखा है। तो यहाँ पे जो है
यह नष्ट हो चुके पर्यावासों अथवा उन क्षेत्रों में प्रारंभ होता है जहां प्राकृतिक जीव समुदाय पहले मौजूद थे लेकिन वर्तमान में नष्ट हो चुके हैं। जस्ट विपरीत होगा, प्राथमिक का जो है द्वितीयक में दिया गया तर्क होगा और द्वितीयक में दिया गया तर्क जो है प्राथमिक का जो है तर्क होगा। इसलिए यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13वां। इस स्तंभ को मीनार ए जरीन या स्वर्ण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इस पर अशोक के सभी 7 प्रमुख स्तंभ शिलालेख उत्कीर्ण हैं और 14वीं शताब्दी के लेखक शम्स ए सिराज आफीफ ने इस स्तंभ के वर्तमान स्थान तक परिवहन का वर्णन किया है। तो उपर्युक्त विवरण से स्तंभ की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे जो है दिल्ली टोपरा है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि अशोक के 7 प्रमुख स्तंभ लेख हैं जो इस प्रकार है। पहला कंधार, दूसरा है दिल्ली टोपरा, मूल रूप से जो है हरियाणा से, और दिल्ली मेरठ है तो ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला है इलाहाबाद कौशाम्बी, और 5वां है लौरिया अरेराज जो बिहार में है। अगला है लौरिया नंदगढ़ जो बिहार में है। अगला है रामपुरवा जो बिहार में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के तहत एमएसएमई को जो है संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश और टर्नओवर संबंधी मानदंडों के आधार पर परिभाषित किया गया है। जबकि दूसरा कथन है कि सामान्यतः एमएसएमई का पूंजी उत्पादन अनुपात अधिक होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 14 में देखा जाए तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि एमएसएमई का पूंजी उत्पादन अनुपात जो है कम होता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि लघु निवेश भी बेहतर विकास दर प्रदान करता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। राजा मुंजे संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस पर अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच जो है हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा कथन है कि समझौते में अनुसूचित जातियों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का जो है समर्थन किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है, इस पर अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित सांप्रदायिक पंचायत की प्रतिक्रिया के रूप में हस्ताक्षर किए गए थे। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है ये आपको बताना है। तो 15 में देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है राजा मुंजे समझौता जो है हिंदू जाति और दलित वर्गों के बीच आरक्षण एवं संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र पर जो है प्रथम समझौता था। इस समझौते पर जो है बीएस मुंजे जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और एमसी राजा जो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा भी यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे जो है तीसरा इसलिए गलत है कि इस समझौते पर जो है सांप्रदायिक पंचायत और पूना पैक्ट से पहले हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ पे जो है केवल एक ऑप्शन यहाँ पे सही है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि उच्च न्यायालय राज्य में अपील के शीर्ष न्यायालय हैं, जबकि दूसरा कथन है कि संविधान में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों के बारे में विस्तृत प्रावधान शामिल नहीं किए गए हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 16 में देखा जाए पहला दूसरा दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। औषधि गुणों से युक्त हर्बल पौधा जिसे फिश मिंट कहा जाता है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह पौधा मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है और असम में इसे जो है मसुंदरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा कथन है कि फिश मिंट पौधा गैर आक्रामक पौधा है तथा इसका मछली जैसा विशिष्ट स्वाद और गंध इसे पाक उपयोग के लिए कम आकर्षक बनाता है। तीसरा कथन है
कि इस पौधे के औषधि गुणों में पाचन संबंधी समस्याओं, कीड़े के काटने, बुखार और खांसी का इलाज शामिल है। तो यहाँ पे कितने कथन सही है ये आपको बताना है। तो एक तो पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है इसे नष्ट किए जाने पर यह भूमिगत प्रकंदों से तेज़ी से पुनर्जीवित होकर पुनः एक नया पौधा बन जाता है। इसलिए यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन सही था, दूसरा गलत है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो कुल जो है 2 ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता अधिनियम 2016 के तहत उपबंधित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, CIRP एक निगमित देनदार के जो है निगमित दिवालेपन के समाधान के लिए प्रयुक्त एक जो है डटोर इन पोजीशन मॉडल है। जबकि दूसरा कथन है, CIRP की शुरुआत एक वित्तीय ऋणदाता, एक परिचालन ऋणदाता और निगमित देनदार के निगमित आवेदक द्वारा की जा सकती है। तीसरा है, CRPC शुरू करने के लिए डिफ़ॉल्ट की जो है न्यूनतम राशि 1 लाख रुपए है। तो यहाँ पे उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? पहला सही नहीं है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय निर्गम मूल्य पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यहाँ पे जो है 19 में देखा जाए तो केंद्रीय निर्गम मूल्य जो होता है वह एक ऐसा मूल्य है जिस पर सरकार राज्यों को खाद्यान्न आवंटित करती है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की निम्नलिखित झीलों पर विचार करें। पहला है पूपो झील, दूसरा है मीड झील, तीसरा है जो है उर्मिया झील, चौथा है चाट झील। तो उपर्युक्त में से कितनी झीलों के निकट भविष्य में सूखने का खतरा है? तो यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे जो है चारों झीलों का जो है सूखने की जो है खतरा मंडरा रहा है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो चाट झील है यह 1960 के दशक के बाद से जलवायु परिवर्तन और सिंचाई हेतु जल की निकासी के कारण जो है इसका लगभग 90% जो है क्षेत्रफल है वो संकुचित हो चुका है। इसके अलावा है उर्मिया झील है, तो इसमें भी जो है 1995 के बाद जो है लगभग 90% जो है इसका जो है क्षेत्रफल घटकर जो है लगभग 5% तक जो है संकुचित हो चुका है। इसके अलावा जो है मीड झील है, ये जो है 2015 के बाद जो है लगभग इसका जो है क्षेत्रफल 120 फीट से घटकर 37 फीट ही बचा है। और पूपो झील है, इसका जो है जो स्तर है वह 1990 के बाद जो है लगभग 1/3 ही ये बची है, बाकी जो है ये समाप्त हो चुकी है। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जीडीपी में गैर बाजार आधारित लेन देन शामिल होते हैं, जबकि दूसरा कथन है कि जीडीपी में निजी उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। जबकि तीसरा कथन है कि जीडीपी की गणना के दौरान पर्यावरण पर उद्योगों के प्रभाव जैसे बाह्य कारकों को शामिल नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना के संदर्भ में उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो 21 में देखा जाए तो 21 में एक तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो है जीडीपी की गणना में जो है किसको शामिल नहीं किया जाता है? गैर बाजार आधारित लेन देन शामिल नहीं किया जाता है। और जबकि दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22वां, संविधान में मणिपुर राज्य के लिए उपबंधित विशेष प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राज्यपाल को विधानसभा में
पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की एक समिति का गठन करने का अधिकार है। जबकि दूसरा कथन है कि राज्यपाल जो है पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को एक वार्षिक प्रतिवेदन भेजेगा। तीसरा कथन है कि केंद्र सरकार पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 22 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि वह चाहे तो राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से मणिपुर विधानसभा के लिए चुने गए सदस्यों से एक समिति का गठन कर सकता है। यह जो है अनुच्छेद 371C में वर्णित है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। जबकि यहाँ पे दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारत और इंटरपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत में सीबीआई इंटरपोल का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है। दूसरा कथन है आईकोर का एक 10 वर्षीय कार्यक्रम है जो वैश्विक पुलिस सूचना केंद्र के रूप में इंटरपोल के कार्य को सुदृढ़ करेगा। तीसरा कथन है भारत ने हाल ही में अक्टूबर 2022 में दिल्ली में इंटरपोल के महासभा का आयोजन किया था। तो यहाँ पे कितने कथन सही है ये आपको बताना है। तो जो है भारत जो है सन 1949 में जो है इंटरपोल में शामिल हुआ था, और अभी हाल ही में भारत ने अक्टूबर 2022 में दिल्ली में जो 90वां जो है इंटरपोल महासभा हुआ उसका जो है आयोजन करता था। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, दूसरा भी सही है और जो है यहाँ पे पहला भी सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सभी तीनों कथन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ रिपोर्ट है, दूसरी तरफ उनको जारी करने वाली संस्था है। तो पहली रिपोर्ट है जो है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जिसको कौन जारी करता है? इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है, और यह जो है वैश्विक वित्तीय प्रणाली और बाजारों का मूल्यांकन करती है तथा यह वैश्विक संदर्भ में उभरते बाजारों की वित्त पोषण संबंधी समस्याओं को दूर करती है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो यहाँ पे लिखा है कि जो है अंकटाड द्वारा इसको जारी किया जाता है, जबकि इससे जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को विश्व बैंक द्वारा जो है जारी किया जाता है, और यह 1978 से लगातार जारी किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी मिलान गलत हो जाता है। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। तो इसको जो है अमेरिका में स्थित जो है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, और इसे जो है सर्वप्रथम 2006 में जो है जारी किया गया था। तो यहाँ पे ये भी मिलान गलत हो जाएगा। अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसको जो है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी द्वारा जो है जारी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच लिखा है, इसलिए यह भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 80 से अधिक सीटें आरक्षित है। दूसरा कथन है लोकसभा में मिजोरम और सिक्किम राज्यों के लिए केवल एक सीट ही निर्धारित की गई है। तीसरा कथन है संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार आरक्षित सीटों का विवरण दिया गया है। तो यहाँ पे कितने कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो 25 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित है, जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें जो है आरक्षित हैं। और जबकि तीसरा कथन है तो तीसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा संशोधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की प्रथम अनुसूची में राज्यवार विवरण दिया गया है, जबकि यहाँ पे संविधान में नहीं दिया गया। लेकिन ये जो है जो अधिनियम है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, उसमें इसका विवरण दिया गया है, ना कि संविधान में, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। और यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है
लोकसभा में कुछ राज्य है जैसे मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन और दीप, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। ये जो है क्या है कि ये जो है यहाँ से एक एक सीट जो है निर्धारित की गई है लोकसभा के लिए, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो टोटल यहाँ पे सही नहीं है, तो बी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि 2 स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जो है AHIDF की स्थापना 15,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ की गई। दूसरा कथन है इस निधि को डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मंजूरी दी गई है। जबकि तीसरा कथन है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जो है AHIDF की जो है कार्यान्वयन एजेंसी है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो 26 में देखा जाए तो एक तो पहला स्टेटमेंट सही है और जो है दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि जो है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन कार्यरत पशुपालन और डेयरी विभाग पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की कार्यान्वयन एजेंसी है। तो यहाँ पे जो है क्या है, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो सही के लिए पूछा गया था, तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार करें। पहला है इसे आमतौर पर बंगाल की ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के गढ़बेटा शहर के निकट अवस्थित है। यह जो है शिलावती नदी, जिसे स्थानीय रूप से शिलाई नदी कहा जाता है, के आसपास प्राकृतिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके अलावा वर्षा और मौसमी बदलावों के कारण समय के साथ अद्भुत भूवैज्ञानिक अवसंरचनाओं का निर्माण हुआ है। तो उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस कैरियन का वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 27 में इसके तहत जो है गंगानी कैनियन का वर्णन किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, उन्होंने मॉन्टेग्यू और जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष भारत स्त्री महामंडल का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने वर्ष 1902 में एक व्यायामशाला भी शुरू की जहां महिलाओं को तलवार और लाठी चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। तो उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस नेतृत्वकर्ता का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे जो है सरला देवी चौधरानी का वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये पंजाब के साथ साथ बंगाल की भी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी और इनका जन्म जो है 1872 में कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। वह रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी थी और उन्होंने महिलाओं की दशा में सुधारों के लिए मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष जो है भारत स्त्री महामंडल का प्रतिनिधित्व भी किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, कंपनी अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 10 स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। दूसरा कथन है अधिनियम के अंतर्गत सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अपने बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक नियुक्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। तीसरा कथन है कि तकनीकी और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों जैसे कि सालाना रिटर्न फाइल न करना आदि को आपराधिक बनाने के लिए 2019 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी में निदेशकों की कुल संख्या का कम से कम 1/3 जो है स्वतंत्र निदेशक के रूप में होना चाहिए। तो ना कि जो है 10 के लिए 1/3 के लिए बात की गई है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सही के लिए पूछा गया है तो केवल दूसरा ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। गर्तों का मिलान करना है महासागरों से। तो टोंगा गर्त का मिलान किससे होगा। जो है टोंगा गर्त जो है दक्षिण प्रशांत महासागर में जो है टोंगा द्वीपों के निकट स्थित है। और डायमेंटिना गर्त जो है हिंद महासागर में स्थित है।
तो ये गलत है। और दक्षिण सैंडविच गर्त जो है ये जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में है, तो ये भी गलत है। टोंगा वाला सही है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही युग में जो है सही सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। ब्रिटिश और वर्मा के बीच जो है हस्ताक्षरित यान्डबू की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इस संधि पर तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के पश्चात हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि दूसरा कथन है इस संधि के तहत जो है मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। तीसरा कथन है इस संधि के तहत लॉर्ड डलहौजी ने जो है लोअर बर्मा और उसकी राजधानी पेगू पर कब्जा कर लिया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो 31 में देखा जाए तो सही के लिए पूछा गया है, तो पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश और बर्मा के बीच जो है यान्डबू की संधि जो 1826 में हुई उस पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। जबकि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के पश्चात हुआ था यह हस्ताक्षर, ना कि तृतीय के बाद। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है और तीसरा भी यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे जो है केवल एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वे CR दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। दूसरा कथन है कि वे एक ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवक थे। तीसरा कथन है कि उन्होंने सिंगापुर के फ्री इंडिया सेंटर से करो या मरो का नारा दिया था। तो यहाँ पे कितने कथन सही है ये आपको बताना है। तो 32 में देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए एक तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और जो है दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट है तो वो यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि करो मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है अस्तित्व में आया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस कारण से मॉरिशस डोडो की प्रजाति चर्चा में थी? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आनुवांशिकीविद और संरक्षणवादी इसे इसके मूल पर्यावास मॉरिशस द्वीप पर पुनर्जीवित करने की योजना बना रहे हैं, इसलिए जो है मॉरिशस डोडो की प्रजाति अभी हाल ही में चर्चा में रही है। यह जो है एक पक्षी की प्रजाति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित पर विचार करें। कथन पहला है कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। कथन दूसरा है कि जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाती है तो इसका ऊष्मा के रूप में निरंतर ह्रास होता रहता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। यहाँ पे 34 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही है, पहला दूसरा दोनों कथन सही है तथा कथन दूसरा पहले की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। कृत्रिम भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि कृत्रिम भित्तियां समुद्र तटों पर लहरों से होने वाली क्षति को बढ़ाने में योगदान देती हैं। दूसरा कथन है ये मत्स्यन पोतों के लिए ईंधन और ऊर्जा लागत को कम करने में प्रभावी है, जिससे आय में वृद्धि होती है। तीसरा कथन है कि कृत्रिम भित्तियां जो है स्नॉर्कलिंग और इको पर्यटन जैसी मनोरंजक गतिविधियों को हतोत्साहित करती हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो 35 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है यहाँ पे कहा गया कि कृत्रिम भित्तियों के संदर्भ में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है गति को बढ़ाने की होने वाली क्षति को बढ़ाने में योगदान नहीं, बल्कि इस क्षति को जो है कम करने में अपना योगदान देती है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्सृजन में मदद करती है और कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती है। इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि कृत्रिम वृत्तियाँ जो है मनोरंजक मत्स्य पालन और स्नॉर्कलिंग और इको पर्यटन को बढ़ाने, गोताखोरी के लिए उपर्युक्त क्षेत्रों को निर्मित करने और समुद्री परिवेश में संघर्षों को कम करने में योगदान देती है। इसलिए यहाँ पे केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला।
तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि परामर्शदात्री समितियां जिनमें संसद के सदस्य शामिल होते हैं संसदीय समितियां नहीं हैं। कथन दूसरा है कि परामर्शदात्री समितियां सदन द्वारा नियुक्त या जो है निर्वाचित अथवा अध्यक्ष या सभापति द्वारा नामित नहीं की जाती हैं। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कथन कौन सा सही है। तो 36 में देखा जाए तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, पहला दूसरा दोनों कथन सही है और कथन दूसरा पहले की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, हाइपर लूप तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक पैसेंजर पॉड वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से यात्रा करता है। कथन दूसरा है कि हाइपर लूप पॉड्स 1000 किमी घंटा से अधिक की गति प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा कथन है, इस तकनीक में चुंबकीय रूप से उड़ने वाले कैप्सूल की एक प्रणाली शामिल है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही है, पहला दूसरा तीनों सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ग्रीन वॉशिंग का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो यहाँ पे जो है ग्रीन वॉशिंग किसी कंपनी के उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से कितने अच्छे हैं इसके बारे में गलत धारणा या भ्रामक जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया है और इसमें जो ग्राहक है या उपभोक्ता है उसको गुमराह करने की मंशा से जो है असत्य दावे किए जाते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि यह विश्वास दिलाना होता है कि उत्पाद अधिक पर्यावरण के अनुकूल है या वास्तव में जितना वे दावा करते हैं उससे अधिक सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यानी गलत भ्रामक जो है विज्ञापन के जरिए अपना प्रोडक्ट जो है ग्राहकों को जो है बेचने से मतलब होता है उन्हें। तो इसलिए यहाँ पे ग्रीन वॉशिंग का मतलब यही होता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि WMO की स्थापना वर्ष 1992 में वैश्विक जलवायु मुद्दों के समाधान के लिए की गई थी, जबकि दूसरा कथन है WMO का प्राथमिक उद्देश्य विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। तो कितने कथन यहाँ पे सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि WMO की स्थापना जो है 1992 में नहीं 1950 में हुई थी, 1950 में हुई थी। और इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि WMO का प्राथमिक उद्देश्य विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है, इसलिए किया गया था। तो यहाँ पे जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना इसमें शामिल नहीं था, इसलिए यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो यहाँ पे सही के लिए पूछा गया था तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन है कि जो है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप आधारित खगोल की वेधशाला है, जबकि दूसरा कथन है, भारत उन प्रमुख देशों में से एक है जो SKAO परियोजना में शामिल है। तीसरा कथन है, SKAO ब्रह्मांड में शुरुआती तारों और आकाशगंगाओं के निर्माण का पता लगाएगा। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन यहाँ पे गलत है। पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि जो है स्क्वायर किलोमीटर एरे जो है यह आगामी पीढ़ी का एक रेडियो टेलीस्कोप है और जिसका जो है संग्राही क्षेत्र 1 वर्ग किलोमीटर होगा और इसके कारण यह जो है विश्व का सबसे संवेदी रेडियो टेलीस्कोप है। तो यहाँ पे खगोल की वेधशाला नहीं है और यह ना ही ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, लिंगराज मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसका निर्माण सोमवंशी वंश के राजा ने करवाया था। दूसरा कथन है कि इसका निर्माण विशिष्ट द्रविड़ शैली में किया गया था। यहाँ पे सही कथनों का चयन करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा इसलिए गलत है
क्योंकि इसका निर्माण जो है कलिंग शैली या स्थापत्य कला नागर शैली का एक उप प्रकार है, जिसके तहत इसका निर्माण करवाया गया, ना कि द्रविड़ शैली के तहत। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, एक ही स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। विश्व में थोरियम भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि थोरियम पृथ्वी की जो है पर्पटी में यूरेनियम की तुलना में कम समान रूप से पाया जाने वाला भंडार है। दूसरा कथन है कि ऑस्ट्रेलिया के पास विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। तीसरा कथन है वर्तमान में थोरियम का उत्पादन मुख्य रूप से दुर्लभ भू खदानों से जो है उप उत्पाद के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे कितने कथन सही है ये आपको बताना है। तो थोरियम जो होता है वो पृथ्वी की पर्पटी में यूरेनियम की तुलना में जो है लगभग 3.5 गुना अधिक पाया जाता है, और अत्यंत मांग होने के कारण जो है अत्यंत कम मांग होने के कारण इसके लिए बहुत ही कम जो है अन्वेषण प्रयास किए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप भी वर्तमान में देखा जाए तो थोरियम जो है संसाधनों के वितरण के मामले में जानकारी का अभाव है, इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो है भारत के पास थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है, लगभग 8,50,000 टन जो है भारत के पास भंडार है, और इसके बाद जो है ब्राज़ील दूसरे पायदान पे है जहाँ 6,30,000 टन भंडार है। इसके पश्चात जो है ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आता है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे सही के लिए पूछा गया है तो केवल करेक्ट है क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। जंगल महाल विद्रोह या चुआर विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रथम चुआर विद्रोह जंगल के जमींदारों द्वारा राजस्व में वृद्धि की प्रतिक्रिया के रूप में चुआरों और जंगल के जमींदारों के बीच हुआ था। दूसरा कथन है जंगल के जमींदार चुआरों में से पाइक को वेतन पर नियुक्त किया करते थे। जंगल के जमींदार चुआरों में से पाइक को वेतन पर नियुक्त किया करते थे। तीसरा कथन है जो है माधव सिंह, राजा मोहन सिंह और जो है दुलमा के जो है लक्ष्मण सिंह चुआरों के प्रमुख नेता थे। तो यहाँ पे कितने कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे गलत है, दूसरा कथन यहाँ पे सही है, तीसरा यहाँ पे सही है। पहला यहाँ पे इसलिए गलत है कि 1798 के चुआर विद्रोह में पीड़ित पाइक और साधारण चुआरों ने जंगल के जमींदारों का साथ दिया, और चुआर विद्रोह जो है चुआर और जंगल के जमींदारों के बीच नहीं था, वे दोनों ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध थे। इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो टोटल 2 स्टेटमेंट सही है, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। भारत में पेटेंट अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पेटेंट किसी आविष्कार के लिए सरकार द्वारा पेटेंट धारक को प्रदान किया गया एक जो है वैधानिक अधिकार है। दूसरा कथन है भारतीय पेटेंट आविष्कार को विश्वव्यापी सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा कथन है भारतीय पेटेंट कानूनों के तहत कृषि या बागवानी की एक पद्धति को पेटेंट योग्य माना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन, यहाँ पे कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 44 में देखा जाए तो एक तो पहला स्टेटमेंट सही है, इसके अलावा जो है तीसरा सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है क्योंकि भारतीय पेटेंट जो है विश्वव्यापी सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में एक राजवंश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इस राजवंश के शासक पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। दूसरा कथन है यह विशाल तालाबों के निर्माण करवाने के लिए प्रसिद्ध था। तीसरा कथन है भारत में कोहिनूर हीरा इसी राजवंश के शासनकाल में पाया गया था। तो उपर्युक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस राजवंश का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे 45 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है 45 में देखा जाए तो ये जो है कातकी राजवंश का वर्णन किया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसका गठन 2009 में वित्तीय स्थिरता फोरम की उत्तरवर्ती संस्था के रूप में किया गया था, जबकि दूसरा कथन है कि जो है वित्तीय स्थिरता फोरम की सदस्यता केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षी एवं जो है विनियामक प्राधिकरणों तक सीमित है। तीसरा कथन है कि जो है वित्तीय स्थिरता फोरम के निर्णय
इसके सदस्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 46 में देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए कि एक पहला स्टेटमेंट है तो यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। दूसरा इसलिए गलत है कि जो है इसमें जो है 71 सदस्य संस्थान शामिल है और इसमें सदस्य देशों के वित्त मंत्रालय, केंद्रीय बैंक एवं 25 क्षेत्राधिकारियों के पर्यवेक्षी एवं जो है विनियामक प्राधिकरण और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। भारत भी इसका एक सदस्य है, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जबकि तीसरा स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसके निर्णय जो है बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यक्ष और यक्षिणियों की देव रूपी प्रतिमाओं में 300 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच अधीनस्थ देव प्रतिमाओं के रूप में बनाए जाने से लेकर बाद के युगों में एकांतिक पूजा की मुख्य देव प्रतिमा बनने तक जो है अत्यधिक परिवर्तन हुआ। दूसरा कथन है कि प्रभावशाली धार्मिक संप्रदाय मुख्य देवी देवताओं के साथ जो है संबंध स्थापित करने के साथ साथ उन्हें अपने साथ जो है अनुप्रयोजित करने तथा अधीनस्थ का स्थान देने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए 47 में तो कथन पहला गलत है और कथन दूसरा जो है सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। मानव विकास के दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आय दृष्टिकोण के अनुसार आय का उच्च स्तर व्यक्ति द्वारा प्रयोग की जाने वाली स्वतंत्रता के उच्च स्तर को दर्शाता है, जबकि दूसरा कथन है कि क्षमता दृष्टिकोण के अनुसार विकास में लोगों की निष्क्रिय भागीदारी होती है। तीसरा कथन है कि कल्याण दृष्टिकोण में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में मानवीय क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो कितने कथन यहाँ पे सही है यह आपको बताना है। तो एक तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। क्षमता दृष्टिकोण के संदर्भ में बात की जाए तो इस दृष्टिकोण का संबंध जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है और इसके तहत देखा जाए तो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव की क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी माना गया है। इसलिए यहाँ पे जो है क्षमता दृष्टिकोण का जो ऑप्शन दे रखा है तो इसमें कहा जा रहा है कि निष्क्रिय भागीदारी होगी, तो यहाँ पे निष्क्रिय भागीदारी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इसके अलावा यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है सरकार कल्याण संबंधी गतिविधियों पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा विकास में लोगों की भागीदारी नहीं होती, बल्कि वे केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे जो है सही के लिए पूछा गया था, तो यहाँ पे जो है एक ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। कभी कभी सुर्खियों में देखे जाने वाले पद टेरर बीस्ट का निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यहाँ पे 49 में देखा जाए तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। यह ग्रीन फील्ड में पाया गया 500 मिलियन वर्ष पुराना विशाल शिकारी क्रम है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। प्रतिपूरक नवीकरण निधि अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जो है प्रतिपूरक वनीकरण निधि योजना के तहत आवंटित निधियों का 90% राज्यों को प्राप्त होगा, जबकि शेष 10% जो है केंद्र अपने पास रखेगा। जबकि दूसरा कथन है कि यह अधिनियम राष्ट्रीय और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कैंपा प्राधिकरण दोनों के लेखाओं की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किए जाने का भी प्रावधान करता है। तो यहाँ पे कौन से कथन यहाँ पे सही है ये आपको बताना है। तो 50 में देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इस आयोग का गठन एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। तो दूसरा कथन है इस आयोग की अध्यक्षता एक महिला ही हो सकती है। तीसरा कथन है कुछ मामलों में आयोग के पास स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है। तो यहाँ पे कितने कथन सही है ये आपको बताना है। तो 51 में देखा जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है जनवरी
1992 में किया गया और इसका गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा जो है इसका जो है गठन किया गया और यह एक जो है संवैधानिक निकाय के रूप में इसका गठन किया गया। तो इसलिए यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि इस आयोग में एक अध्यक्ष होगा जो महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध होगा, साथ ही उसे केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा। लेकिन जो है यहाँ पे ये उल्लेख नहीं किया गया कि अध्यक्ष जो है केवल महिला ही होगी। इसके अलावा यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे जो है सही है। तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों को स्वीकार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सहमत होते हैं, जबकि दूसरा कथन है केवल सुरक्षा परिषद के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है जिसे सदस्य देश लागू करने के लिए बाध्य हैं। तीसरा कथन है कि संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों का प्रवेश पूर्णतः सुरक्षा परिषद के निर्णय के आधार पर होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे 52 में देखा जाए पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा भी यहाँ पे सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है। तीसरा यहाँ पे इसलिए सही नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र में जो है नए सदस्यों के प्रवेश में सुरक्षा परिषद की भूमिका संगठन के चार्टर के अनुच्छेद 4 में निर्धारित की गई है। इसमें वर्णित किया गया है कि नए सदस्यों का प्रवेश सुरक्षा परिषद की सिफारिश के बाद जो है महासभा के निर्णय के आधार पर किया जाता है। इसलिए यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। राजभाषा अधिनियम 1963 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसमें उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही को अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषा में संचालित करने का प्रावधान किया गया है। दूसरा कथन है इसमें उच्च न्यायालय को राज्य की आधिकारिक भाषा में कार्यवाही संचालित करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे 53 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि राजभाषा अधिनियम में उच्चतम न्यायालय का कोई उल्लेख नहीं किया गया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ एकमात्र भाषा अंग्रेजी में ही संचालित होती हैं। तो यहाँ पे केवल बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। विश्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होना अनिवार्य है। दूसरा कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विशेष रूप से विकासशील देशों में निजी क्षेत्र पर केंद्रित है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 54 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है दोनों कथन सही हो जाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1944 में जो है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में जो है विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नामक दो संस्थानों की स्थापना की गई। इन दोनों संस्थानों के मिशन पूरक जो है प्रकृति के होते थे और विश्व बैंक समूह जो है गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विकासशील देशों के साथ तब से कार्यरत है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को स्थिर करने के साथ साथ विश्व की मुद्राओं की निगरानीकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अनुच्छेदों का मिलान करना है उपबंधों से। तो अनुच्छेद 44 में देखा जाए तो लिखा है कि गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना। तो यहाँ पे जो है 55 में देखा जाए तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि इसके तहत जो है राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता जो है प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, लेकिन पहला जो है युग्म सही सम्मिलित नहीं है। जबकि दूसरा है अनुच्छेद 46, इसके सामने लिखा है सभी बालकों की प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा को बढ़ावा देना। यह भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि यह जो है अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्ध करना और सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी जो है संरक्षण करना इसके तहत उल्लिखित प्रावधान है। इसलिए दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला है तीसरे में अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 50 में है सामने लिखा है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो यहाँ पे लिखा है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए
राज्य कदम उठाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे नहीं के लिए पूछा गया था, 2 योग में जो है सही सम्मिलित नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, पेरेग्रीन मिशन 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह पहला लूनर स्पेस मिशन है जो पूर्णतः निजी तौर पर वित्त पोषित है। दूसरा कथन है, इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा पर मानव बस्ती स्थापित करना है। तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 56 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि इस मिशन को नासा द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित किया गया है और यह एक जो है निजी स्पेस फ्लाइट कंपनी जो है एस्ट्रोबोटिक द्वारा संचालित एक लूनर लैंडिंग मिशन है। तो यहाँ पे जो है पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में खोजे गए नोवा दिहिंग जो है म्यूजिक फ्रॉग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि नोवा दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग की खोज नामदफा कमलांग क्षेत्र में की गई। दूसरा कथन है, नोवा दिहिंग नदी जिसके नाम पर मेंढक का नाम रखा गया ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला दूसरा दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, प्राचीन भारत के संदर्भ में जो है सुतुद्री, विपाशा और अस्किनी क्या थे? तो यहाँ पे 58 में देखा जाए ये तीनों नदियों के नाम हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये तीनों जो है नदियों के नाम हैं। ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप की नदियों के प्राचीन नाम है। जो है सुतुद्री नदी को जो है आधुनिक समय में सतलुज नदी के नाम से जाना जाता है और जो है विपाशा नदी को आधुनिक समय में ब्यास नदी के नाम से जाना जाता है और जो है अस्किनी नदी को जो है चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अश्वमित संघवाद को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो यहाँ पे 59 में देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि भारतीय संविधान में कुछ राज्यों के लिए अन्य राज्यों की तुलना में विशेष प्रावधान किए गए हैं, उनको जो है अश्वमित संघवाद कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इकोसाइट की सही परिभाषा प्रस्तुत करता है? तो 60 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है यह आर्थिक लाभ के लिए पारिस्थितिक तंत्र के जानबूझकर किए गए विनाश को संदर्भित करता है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि वस्तु वित्त वर्ष 2022-23 में मूल्य के संदर्भ में भारत की शीर्ष आयातित वस्तु रही है? तो 61 में देखा जाए तो इस वस्तु का नाम है वनस्पति तेल, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह इंडोनेशिया और मलेशिया से आयातित की गई है पॉम ऑयल के माध्यम से। 2022-23 में जो है कुल निर्यात जो है 53.15 बिलियन और आयात 35.69 बिलियन रहा, जो उनके पिछले वर्ष के क्रमशः 50.25 बिलियन और 32.42 बिलियन से अधिक था। हाल ही के दिनों में भारत ने जो है कृषि निर्यात में 3 वस्तुओं का वर्चस्व रहा। पहला है समुद्री उत्पाद, दूसरा है चावल, तीसरा है चीनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। दूसरा कथन है कि दाखिल दरवाजा जो बंगाल में दुर्ग के सामने बनवाया गया था एक औपचारिक प्रवेश द्वार है जो शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। तीसरा कथन है बीजापुर का गोल गुंबद जो विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो यहाँ पे कितने कथन सही है ये आपको बताना है। तो 62 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है एक तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि इस्लाम के अंतर्गत जो है अल्लाह को समर्पित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत में सबसे बड़ी पहली बनी मस्जिदों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इसके निर्माण में 4 वर्षों के दौरान 1193 से 1197 ईस्वी तक का समय लगा था और इस मस्जिद का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया, जिसने किला ईराई पिथौरा यानी पृथ्वीराज चौहान का किला नामक दुर्ग में अपना शासन स्थापित किया था। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे गलत है,
क्योंकि दाखिल दरवाज़ा को जो है सलामी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। यह बंगाल की मध्ययुगीन सल्तनत में अपनी तरह की सबसे बड़ी संरचना है और यह जो है लखनौती दुर्ग का प्रमुख प्रवेश द्वार है और इसका निर्माण जो है बरबक शाह ने दुर्ग के सामने एक औपचारिक प्रवेश द्वार के रूप में करवाया था, ना कि शेरशाह सूरी ने। तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और यह विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है जो 1600 वर्ग मीटर से अधिक की कुल आंतरिक सतह को कवर करता है। तो यहाँ पे सही के लिए पूछा गया था, तो एक ही ऑप्शन सही है, तीसरे नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है, रिवेट पॉपर परिकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ये प्रजातियों की प्रचुरता और पारिस्थितिकी तंत्र की सुदृढ़ता के बीच संबंध की व्याख्या करता है। दूसरा कथन है, इसे जीव विज्ञान पॉल एहरलिख द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो 63 में देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 64 में देखा जाए, पहला कथन है, इसकी स्थापना इंदुलाल याग्निक की अध्यक्षता में लखनऊ में की गई थी। तो इसकी स्थापना अप्रैल 1936 में लखनऊ में की गई और बिहार प्रांतीय किसान सभा के जुझारू संस्थापक स्वामी सहजानंद को अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष चुना गया और आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के प्रणेता थे और कृषि समस्याओं के प्रसिद्ध विद्वान एनजी रंगा को इसका महासचिव बनाया गया। तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है कि किसान घोषणा पत्र में खेतीहर मजदूरों के लिए जीवन यापन हेतु पर्याप्त मजदूरी और किसान यूनियनों को मान्यता देने की मांग की गई। तो यहाँ पे देखा जाए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और तीसरा है स्टेटमेंट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ने अखिल भारतीय किसान सभा के उद्भव में योगदान दिया। तो यहाँ पे जो है तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो यहाँ पे दूसरा तीसरा सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, जीरो FIR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जीरो FIR पीड़ित के निवास स्थान अथवा अपराध के घटना स्थल से निरपेक्ष किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है, जबकि दूसरा कथन है कि जीरो FIR दर्ज होने के पश्चात जांच के लिए नई FIR नहीं बनाई जा सकती। तीसरा कथन है, जीरो FIR का प्रावधान जो है मलिमत समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए 65 में, तो एक तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ पे जो है सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे जो है गलत है, तीसरा भी यहाँ पे गलत है। दूसरा इसलिए गलत है कि जो है इसके अंतर्गत जो है कोई नियमित FIR संख्या जारी नहीं की जाती और जीरो FIR प्राप्त होने के बाद संबंधित पुलिस स्टेशन नई FIR दर्ज करता है तथा मामले की जांच शुरू करता है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और जो है जीरो FIR का प्रावधान जो है न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिश के बाद जो है लागू किया गया था। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में सुर्खियों में रहा पद जो है क्लिथोडियम किससे संबंधित है। तो ये जो है शाकनाशी से संबंधित है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। राजवंशों का मिलान करना है राजधानियों से। तो जो है मैत्रक राजवंश है, इसकी राजधानी क्या है। ये गुप्त शासकों के संबंध थे जिन्होंने पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करी और मैत्रक वंश का सर्वाधिक प्रमुख शासक जो है ध्रुवसेन द्वितीय था और इसने जो है वल्लभी को अपनी राजधानी बनाकर सौराष्ट्र गुजरात में एक शक्तिशाली राज्य को स्थापित किया। तो यहाँ पे जो है पहला युग में सही सुमेलित है। दूसरा है मौखरी जो है राजवंश, जिसको मौखारी राजवंश भी कहा जाता है। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इसका जो है ये छठी वंश का जो है राजवंश था। तो यहाँ पे दूसरा युग में भी सही सुमेलित है। और अगला है तीसरा युग में, जिसके तहत देखा गया है कि पुष्पभूति राजवंश है और इनकी राजधानी क्या थी, जो है थानेश्वर।
तो ये भी युग्म सही सुमेलित है। इस प्रकार से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों ही युग्म सही सुमेलित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 68 है, रेलवे सुरक्षा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन है यह रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। दूसरा कथन है यह रेलवे अधिनियम 1989 के अनुसार निरीक्षण, जांच और सलाहकार जो है प्रकृति के वैधानिक कार्य करता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 68 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यह जो है रेलवे सुरक्षा आयोग जो है भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो 69 में देखा जाए तो इसके बीच जो है मुख्य अंतर क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसके मध्य जो है कार्यकारी और विधायी शाखाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण एक मुख्य अंतर है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, जल डमरू मध्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे पहला है कि जो है बोस्पोरस जल डमरू मध्य काला सागर और अजो सागर को जोड़ता है। दूसरा कथन है कि जो है सुंडा जल डमरू मध्य जो है सिंगापुर और इंडोनेशिया के मध्य स्थित जल डमरू मध्य है। तीसरा कथन है कि जो है मैगलन जल डमरू मध्य अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच स्थित एक प्राकृतिक मार्ग है। चौथा कथन की जो है कर्च जल डमरू मध्य काला सागर को जो है मरमारा सागर से जोड़ता है। तो यहाँ पे कितने कथन सही है ये आपको बताना है। तो 70 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है केवल जो है कौन सा सही है इसके बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे बोस्पोरस जो है जल डमरू मध्य जो है ये जो है काला सागर को मरमारा सागर से जोड़ता है तथा एशिया और यूरोप के बीच महाद्वीपीय सीमाओं में से एक का निर्माण करता है। तो काला सागर को मरमारा सागर से जोड़ता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है जो है अजो सागर, इसलिए पहला गलत हो गया। अगला है सुंडा जल डमरू मध्य, यह जो है सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच स्थित जल डमरू मध्य है, ये क्वेश्चन में कह रहा है, लेकिन यह इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच स्थित जल डमरू मध्य है और यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यह भी युग्म गलत है। अगला ऑप्शन है कि मैगलन जल डमरू मध्य जो है अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच स्थित एक प्राकृतिक मार्ग है। तो जो है यहाँ पे यह दक्षिणी चिली में एक जो है नौगम्य समुद्री मार्ग है। कौन सा? जो है मैगलन जल डमरू मध्य, और यह जो है इस जल डमरू मध्य को अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक मार्ग माना गया है। यह ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला है कर्च जल डमरू मध्य जो है काला सागर को मरमारा सागर से जोड़ता है। ये भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि यह जो है पूर्वी यूरोप में स्थित है और यह काला सागर और अजो सागर को आपस में जोड़ता है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन वाला ही सही है, तो एक ही युग में यहाँ पे सही है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ है समिति या आयोग, दूसरी तरफ है विषय वस्तु। तो जो है मूडी मैन समिति है, तो इसके सामने लिखा है इसका गठन जो है 1924 में किया गया, और इसके सामने लिखा है मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधारों की द्वैध शासन व्यवस्था की कार्य प्रणाली की जांच करना इसका प्रमुख विषय वस्तु है। तो ये युग्म सही सम्मिलित है। अगला है बटलर कमीशन। तो बटलर कमीशन के तहत देखा जाए तो इसकी जो है इसको स्थापित किया गया 1927 में, और इसमें लिखा है कि भारतीय रियासतों और ब्रिटिश ताज के संबंधों की जांच करना, ये भी सही है। अगला है फ्लाउट कमीशन। इसको जो है 1937 में बनाया गया, और इसके तहत देखा जाए तो लिखा है कि 1943 के बंगाल अकाल पर जो है उपाय सुझाने के लिए कहा गया, इसलिए इस आयोग का गठन किया गया। लेकिन जो है सर फ्रांसिस फ्लाउट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस भू राजस्व आयोग की स्थापना विशेष रूप से जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के प्रश्न की जांच करने के लिए किया गया था। तो यहाँ पे तीसरा युग्म गलत हो गया।
अगला है ली कमीशन। तो ली कमीशन जो है 1924 में गठित किया गया और यह जो है सिविल सेवाओं में यूरोपीय और भारतीयों के लिए भर्ती किए तरीकों की जांच करने के लिए किया गया था। ये भी सही है। तो यहाँ पे 3 सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 12 दिसंबर 1996 से पहले वन से गैर वन उपयोग में रूपांतरित की गई भूमि को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। दूसरा कथन है यह अधिनियम भारत की सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं को इसके दायरे से छूट प्रदान करता है। तीसरा कथन है यह अधिनियम इको टूरिज्म सुविधाओं के निर्माण हेतु वनों को अनारक्षित करने की अनुमति प्रदान करता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 72 में देखा जाए, एक तो पहला कथन यहाँ पे सही है, इसके बाद जो है तीसरा कथन यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसके तहत 10 किलोमीटर नहीं 100 किलोमीटर के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं को इसके दायरे से छूट प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। संघ सरकार की समितियां हैं और उनके अध्यक्ष हैं, उनका आपस में मिलान करना है। तो राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन होते हैं? तो यहाँ पे जो है कैबिनेट सचिव होते हैं। यह युग्म सही सम्मिलित है। अगला है आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ये भी सही है। अगला है जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का जो गठन है, तो यहाँ पे देखा जाए आपदा संबंधी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होता है, वह होता है केंद्रीय गृह सचिव द्वारा किया जाता है, ना कि गृह मंत्री द्वारा। तो ये गलत हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। संस्कृत साहित्य का मिलान करना है उनके रचयिता से। तो यहाँ पे जो है मेघदूत के जो है रचयिता कौन है? कालिदास, ये सही है। मृच्छकटिका की रचयिता कौन है? जो है शूद्रक, ये भी सही है। अगला है जो है भारवी द्वारा रचित जो है किरातार्जुनिया जो है एक जो है साहित्य है, संस्कृत साहित्य। तो यहाँ पे जो है युग्म सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भास लिखा है और इसके जो रचयिता है ये भारवी है। तो यहाँ पे जो है 2 युग्म सही सम्मिलित है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। संत गोमेतेश्वर या बाहुबली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जैन परंपरा के अनुसार उन्हें प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। दूसरा कथन है राजस्थान के दिलवाड़ा में गोमतेश्वर की जो है 57 फुट ऊंची एक जो है एकाश्व मूर्ति स्थित है। तीसरा कथन है कि पंपा का आदि पुराण 10वीं शताब्दी में रचित एक कन्नड़ महाकाव्य है जिसमें गोमतेश्वर के जीवन का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। तो 75 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये जो है जैन परंपरा के अनुसार गोमतेश्वर या बाहुबली प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र हैं। तो पहला यहाँ पे गलत है और दूसरा भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि कर्नाटका के हासन जिले में जो है चन्नाराय पटना तालुका के श्रवण बेलगोला में जो है गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति स्थित है। तो यहाँ पे जो है राजस्थान के दिलवाड़ा में नहीं। तो दूसरा भी यहाँ पे गलत है, तीसरा यहाँ पे सही है, इसलिए केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह विश्व के 50 से अधिक देशों में स्थित 275 प्लस वैश्विक नदी शहरों को कवर करने वाला एक अलायंस है। दूसरा कथन है इसमें नीदरलैंड का हेग, ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड और हंगरी का जो है सुजोलनोक नदी शहर शामिल है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो ये 76 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला दूसरा दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। भारत सरकार सक्रिय रूप से ई वाहनों को बढ़ावा दे रही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है सीसा, तीसरा है प्लूटोनियम, चौथा है क्रोमियम, पांचवा है एल्युमिनियम। तो उपर्युक्त में से कौन से प्रदूषक इस उद्योग से संबंधित है? जहाँ पे 77 का सही जवाब है जो है
पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा। लेकिन यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है जो है प्लूटोनियम, ये इसमें सम्मिलित नहीं होता है, क्योंकि प्लूटोनियम जो है एक नाभिकीय अपशिष्ट है और यह ई वाहनों से उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। भारत के जो है मात्स्यिकी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत में अंतर्देशीय मात्स्यिकी भारत के कुल मत्स्य उत्पादन में 60% से अधिक का योगदान करती है। दूसरा कथन है भारत में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति प्रदान की गई है। तीसरा कथन है भारत तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 78 में, तो पहला और दूसरा नंबर का जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन तीसरे नंबर का स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है जलीय कृषि देश है और विश्व का जो है तीसरा सबसे बड़ा जो है जलीय मत्स्य उत्पादक देश है, ना कि जो है मत्स्य उत्पादक देश है, जलीय उत्पादक देश है। यानी मछली के उत्पादन की दृष्टि से जो है देखा जाए तो तीसरा जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है मत्स्य का भारत, जबकि जो है वैश्विक उत्पादन में 8% का जो है मत्स्य उत्पादन में भारत अपना योगदान देता है, यानी हिस्सेदारी रखता है। और भारत विश्व में जो है मत्स्यिकी और मत्स्य उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान रीति और समान आधारों के अलावा अन्य तरीके से पद से नहीं हटाया जा सकता। दूसरा कथन है भारत के संविधान के तहत किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करने हेतु कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 79 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन यहाँ पे गलत होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही जवाब होगा। पहला इसलिए गलत है क्योंकि जो है यहाँ पे कहा गया है कि इसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान रीति और समान आधारों के अलावा अन्य किसी तरीके से पद से नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन जो है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको जो है राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में पारित जो है समावेदन के आधार पर जारी किया जाता है और इस प्रकार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है, हालांकि उनकी नियुक्ति उनके द्वारा की जाती है। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत जो है भारत के महान्यायवादी का पद जो है पद का प्रावधान किया गया है। वह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और जो भारत का महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट इसलिए यहाँ पे गलत हो जाता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि भारत के महान्यायवादी के पद पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति में उन योग्यताओं का होना अनिवार्य है जो उच्चतम न्यायालय के किसी जो है न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए निर्धारित की गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है BCIs एक ऐसी तकनीक है जो मस्तिष्क और बाहरी उपकरण के बीच सीधे संचार को सक्षम बनाती है। दूसरा कथन है वर्तमान में BCIs तकनीक का मनुष्यों या पशुओं पर पर्याप्त रूप से परीक्षण नहीं किया गया है। तीसरा कथन है BCIs केवल एक दिशी होती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 80 में देखा जाए तो पहला सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसको जो है मनुष्यों एवं जो है पशुओं पर पर्याप्त रूप से परीक्षण नहीं किया गया है, ऐसा कहा गया है। लेकिन जो है न्यूरालिंक पहले ही पशुओं पर BCIs का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण जो है कर चुका है और वर्ष 2019 में कंपनी ने एक बंदर का वीडियो जारी किया जिसमें वह केवल अपने विचारों का उपयोग करके वीडियो गेम खेल रहा था। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि यह जो है एक दिशी और द्विदिशी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित जीवों पर विचार करें। सारस क्रेन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोल्डन महाशीर, चौथा है भारतीय पेंगोलिन। तो उपर्युक्त में से कितने जीवों को IUCN की लाल सूची के तहत जो है थ्रेटेड स्पीसीज के रूप में जो है सूचीबद्ध किया गया है? तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे देखा जाए 81 में, तो इसके तहत जो है इसके तहत देखा जाए तो सभी चारों को जो है इसके तहत देखा जाए तो सभी चारों को जो है IUCN की लाल सूची के तहत जो है इनको थ्रेटेड स्पीसीज के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, मजदूरी संहिता 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इस संहिता के तहत मजदूरी में अन्न के साथ साथ कर्मचारियों को देय बोनस या यात्रा भत्ता सहित वेतन शामिल है। दूसरा कथन है इसके तहत समान प्रकृति वाले कार्य में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तीसरा कथन है कि इसमें केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा 5 वर्ष से जो है अनधिक के अंतराल पर न्यूनतम मजदूरी में संशोधन और समीक्षा का प्रावधान है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है यहाँ पे कहा गया है कि जो है मजदूरी में जो है वेतन, भत्ता या मौद्रिक संदर्भ में व्यक्त कोई अन्य घटक शामिल है और इसमें कर्मचारियों को देय बोनस या कोई यात्रा भत्ता शामिल नहीं है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, जबकि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, वाईफाई 7 तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह डेटा ट्रांसमिशन के लिए कई फ्रीक्वेंसी बैंड के संयोजन को विशिष्ट रूप से सपोर्ट करती है। दूसरा कथन है इसे मुख्य रूप से इनडोर प्रयोग के लिए डिजाइन किया गया है और आउटडोर परिवेश में इसकी कोई प्रयोज्यता नहीं है। तीसरा कथन है यह पुराने उपकरणों के साथ साथ जो है पाश्चगामी जो है संगतता प्रदान करती है जो पिछले वाईफाई स्टैंडर्ड को सपोर्ट करते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 83 में देखा जाए तो पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, तीसरा सही है। तो यहाँ पे पहला तीसरा सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, जोगीमारा गुफा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह झारखंड राज्य में स्थित एक कृत्रिम गुफा है। दूसरा कथन है कि भित्ति चित्रों के अलावा इस गुफा में देवनागरी लिपि में लिखा गया एक धार्मिक शिलालेख भी मौजूद है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है पहला कथन भी यहाँ पे गलत है, दूसरा कथन भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि यह जो है छत्तीसगढ़ राज्य में जो है स्थित एक जो है प्राचीन गुफा है और जो है ये गुफाएं लगभग 1000 से 300 ईसा पूर्व की है और इनमें जो है ब्राह्मी लिपि में एक प्रेम कहानी के कुछ चित्र और शिलालेख उत्कीर्ण किए गए हैं। तो यहाँ पे दोनों ही कथन गलत है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, भारत में कोयला भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत में गोंडवाना और जो है टर्सरी दोनों संरचनाओं में कोयला भंडार उपस्थित है। दूसरा कथन है देश में कुल कोयला उत्पादन में टर्सरी कोयला का योगदान सर्वाधिक है। तीसरा कथन है भारतीय राज्यों में कोयले का सर्वाधिक भंडार झारखंड में है। तो यहाँ पे कितने कथन सही है ये आपको बताना है। तो एक तो यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे सही है, क्योंकि भारत के कोयला संसाधन जो है वो प्रायद्वीपीय भारत के प्राचीन गोंडवाना जहाँ जो है 570 मिलियन वर्ष से लेकर 245 मिलियन वर्ष पूर्व तक जो है संरचनाओं और पूर्वोत्तर क्षेत्र की नवीन टर्सरी जो 60 से लेकर 15 जो है बिलियन वर्ष पूर्व संरचनाओं में उपलब्ध है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि टर्सरी कोयला जो है टर्सरी युग की चट्टानों में पाया जाता है और यह लगभग 15 से 60 मिलियन वर्ष प्राचीन है और टर्सरी कोयला को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। और देश के कुल कोयला उत्पादन में टर्सरी कोयला का योगदान सिर्फ 2% ही है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे वो भी यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि झारखंड में सर्वाधिक भंडार नहीं है।
सर्वाधिक भंडार जो है उड़ीसा में है, इसलिए एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, पहला वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, बोवेनेंको नॉर्थ डोम जो है गल्किनीस क्या है? तो यह एक जो है गैस के कुछ बृहत्तम फील्ड वाले क्षेत्र हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, पेट कोक और जो है कोयले के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि पेट कोक अपनी निम्न कार्बन सामग्री और कम राख अवशेष के कारण कोयले की तुलना में अधिक जो है पर्यावरण अनुकूल है। दूसरा कथन है कोयले के विपरीत पेट कोक जल निकर्षक और कम वाष्पशील होता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये आपको बताना है। तो 87 में देखा जाए तो दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में ब्लैडर वाटर्स, पाइप वाटर्स, वन्य रतालू और भारतीय सिकल क्या है? तो यहाँ पे देखा जाए 88 में देखा जाए तो ये जो है मानसून के दौरान खिलने वाले अल्पजीवी पादप है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये वर्तमान में किसान पंजीकरण के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। दूसरा कथन है इस योजना के संदर्भ में सभी खाद्य फसलों और तिलहन फसलों को शामिल किया गया है। तीसरा कथन है सभी कृषकों को इस योजना के अंतर्गत नामांकन करवाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है एक तो पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा कथन यहाँ पे सही है, जबकि तीसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसके तहत जो है यह जो है स्वैच्छिक जो है परियोजना है, जिसके तहत कृषकों को जो है पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है, ये उनकी स्वेच्छा पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे जो है दो ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, जमानती बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह एक दो पक्षीय अनुबंध है, जिसके अंतर्गत एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष के ऋण के डिफॉल्ट या विफलता के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा कथन है कि इस लिखत के तहत केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की ही जमानत पक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 90 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला दूसरा दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे यह जो है त्रिपक्षीय जो है अनुबंध है, और यहाँ पे जो है जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे कहा गया है कि यदि मुख्य पक्ष वादे के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है तो जमानत पक्ष जो है अनुबंध के अनुसार होने वाली हानि नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, भारत में तिलहन उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत विश्व में प्रमुख तिलहन उत्पादक के साथ साथ खाद्य तेलों का एक प्रमुख आयातक भी है। दूसरा कथन है भारत में अधिकांश तिलहन उत्पादन वर्षा सिंचित क्षेत्र में होता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 91 में देखा जाए पहला ऑप्शन सही है और दूसरा भी यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि यहाँ पे अभी देखा जाए तो पूरे देश में तिलहन की कृषि मुख्य रूप से सीमांत भूमि में होती है, और इसमें 72% भाग पर वर्षा जो है सिंचित कृषि द्वारा की जाती है, और जो है यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ बांध जल विद्युत संयंत्र या जलाशय है, दूसरी तरफ नदी है। तो गंडीकोटा जलाशय कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश की जो है पेन्ना नदी पर स्थित है, ये सही है। अगला है श्रीशैलम बांध, ये जो है आंध्र प्रदेश के जो है नंगाट जिले और तेलंगाना के जो है नागार्जुन जिले में जो है स्थित है, और ये कृष्णा नदी पर निर्मित है, तो ये भी सही है। अगला है हथनी कुंड बैराज, ये यमुना नदी पे है और ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है, ये भी सही है। अगला है रतले जल विद्युत संयंत्र, यह जो है एक जो है रन ऑफ द रिवर जल विद्युत पावर स्टेशन है, और यह जो है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर है, तो ये भी यहाँ पे सही है।
इसलिए यहाँ पे सभी चारों योग में सही सम्मिलित है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार करें। पहला है निवर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाने पर, दूसरा है प्रधानमंत्री का त्यागपत्र, तीसरा है नए राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो उपर्युक्त में से कितनी परिस्थितियों में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का जो है उपबंध किया गया है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इस संदर्भ में पहला दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि नए राष्ट्रपति के निर्वाचन से मंत्रिपरिषद की संरचना में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, स्क्रब टाइफस रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि स्क्रब टाइफस बुखार एक जो है विषाणु जनित रोग है। दूसरा कथन है कि स्क्रब टाइफस से बचाव हेतु कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तीसरा कथन है कि स्क्रब टाइफस मनुष्यों में मुख्य रूप से दूषित भोजन और जल के माध्यम से फैलता है। चौथा कथन है यह रोग अधिकतम समशीतोष्ण क्षेत्रों में प्रसारित होता है। तो कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 94 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यह जो है बैक्टीरिया के कारण जो है प्रसारित होने वाला एक रोग है। इसे जो है बुश टाइफस भी कहा जाता है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि यह जो है जू टिक्स और जो है पिस्सू के काटने से फैलता है। और इस रोग का सर्वाधिक प्रसार जो है आर्द्र मौसम के दौरान होता है। और यह रोग अधिकतम जो है कहा गया है जो है अधिकांश मामले जो है दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, चीन, जापान, भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है। तो इसलिए यहाँ पे चौथा भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट सही है दूसरी नंबर का, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, यमन की सीमाएं सटी हुई हैं। पहला है पश्चिम में लाल सागर, दूसरा है दक्षिण में अदन की खाड़ी, तीसरा है उत्तर में सऊदी अरब, चौथा है पूर्व में ओमान से। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 95 में देखा गया है यहाँ पे जो है चारों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधार 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए थे। दूसरा कथन है भारत में नीली क्रांति 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। तीसरा कथन है विकास के प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग लक्ष्य निर्धारित करने की प्रणाली 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। तो यहाँ पे कितने कथन सही है 96 में, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है के अंतर्गत जो है खराब आर्थिक स्थिति से निपटने और 5 पॉइंट जो है 6 वार्षिक औसत वृद्धि करने के लिए कठोर नीतिगत उपाय अपनाए गए और इसके लिए उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, जबकि जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। किस संगठन द्वारा जो है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, ये आपको बताना है। तो यह जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, संसद के निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करें। पहला है निंदा प्रस्ताव, दूसरा स्थगन प्रस्ताव, तीसरा अविश्वास प्रस्ताव, चौथा धन्यवाद प्रस्ताव। तो कितने प्रस्तावों में सरकार की पराजय का खतरा होता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो निंदा प्रस्ताव जो है लोकसभा में लाया जा सकता है, और जो है यदि लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद के लिए त्याग पत्र देना अनिवार्य है। इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, जबकि दूसरा ऑप्शन यह है स्थगन प्रस्ताव। इसमें केवल सरकार के खिलाफ निंदा का एक तत्व शामिल होता है, इसलिए मंत्रिपरिषद के लिए त्यागपत्र देना अनिवार्य नहीं है। तो ये भी यहाँ पे गलत है। अगला है जो है अविश्वास प्रस्ताव। इसका उल्लेख अनुच्छेद 75 में किया गया है।
इसके तहत जो है यदि लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य होता है। तो ये सही है। अगला है धन्यवाद प्रस्ताव, तो इसमें भी त्यागपत्र देना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। पौबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में स्थित है। दूसरा है भारत में गैंडों का सर्वाधिक घनत्व नहीं पाया जाता है। तीसरा है इस अभयारण्य में जो है राजमायोंग आरक्षित वन और पौबीतोरा आरक्षित वन शामिल है। चौथा कथन है इसे अक्सर मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कितने कथन सही है ये आपको बताना है। यहाँ पे चारों ही कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित द्वीपों पर विचार करें। दीवार, नेत्रानी, एंड्रोट, कल्पेनी। तो उपर्युक्त द्वीपों में से कितने द्वीप जो है लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक दीवार है और एक जो है नेत्रानी, ये दोनों जो है लक्षद्वीप समूह का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो है दीवार द्वीप जो है गोवा के जो है मंडोवी नदी पर स्थित एक छोटा सा द्वीप है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। और नेत्रानी द्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित भारत का छोटा सा द्वीप है और यह जो है कर्नाटक के तट पर जो है भटकल तालुका में जो है मुरुदेश्वर नामक मंदिर शहर से लगभग 10 समुद्री मील दूर पर स्थित है। ये जो है लक्षद्वीप समूह का हिस्सा नहीं है, बाकी ये दोनों लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही विजन आईएएस का 25वें नंबर का टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।